चलिए काउंट कीजिए टाइम, मैं 20 मिनट में खत्म करता हूँ आपका ये टॉपिक। पहली चीज आती है एल आरटीपी के अंदर हमारी फर्स्ट चीज आती है दैट इज इंडियन जुडिशियल सिस्टम के बारे में। इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम और उसका फंक्शंस क्या होता है। तो बोलता है इसका फंक्शन ये है सर कि वो रिजॉल्व करता है झगड़े यानी डिस्प्यूट्स। किसके बीच में झगड़े सर? सर सिटीजन्स के बीच के झगड़े या सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के झगड़े। डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसका? सर यही तो इंडियन जुडिशल सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी को संभाल के रखना। यानी फंक्शंस में आता है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग सिटीजन्स, किसी से अन्याय ना हो, और हर कानून को इंटरप्रेट करना यानी डिकोड करना, उसे समझाना। ये 3 फंक्शंस हो गए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, फेयरनेस को प्रमोट करना और कानून को समझाने के लिए क्या करना? कानून को समझाने के लिए उसे इंटरप्रेट करने में मदद करना। पहला पार्ट खत्म। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में मैंने एक हेडिंग बनाया है, एक्सेप्टेंस शैल बी मेड बाय अ पार्टी टू हुम ऑफर इज मेड। ये क्वेश्चन में ऐसा हुआ था, किसी बंदे ने, पात्र के बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया था स्कूल में। उसे वो उस जॉब के रेफरेंस में स्कूल मैनेजमेंट से तो रिप्लाई नहीं आया था, बट उसके एक दोस्त ने ऐसा बता दिया कि स्कूल मैनेजमेंट तुझे अपॉइंट कर लिया है। वो खुश हो गया। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे पार्थ ने एनफोर्स किया, क्या वो एनफोर्स कर सकता है या नहीं? तो लॉ ने बोला एक्सेप्टेंस किससे आनी चाहिए? जिससे आनी चाहिए थी उसी से, किसी और से, थर्ड पार्टी से नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे किससे आई थी? थर्ड पार्टी से आई थी। और जब एक्सेप्टेंस किसी और ने दी है उसे एक्सेप्टेंस माना नहीं जाता, उसे एक्सेप्टेंस माना नहीं जाता। As per the rules of acceptance, the acceptance should be made communicated to the offerer by offeree himself or by his authorized agent. Communication of acceptance by third person cannot be counted as acceptance. Shabash sir. Question number 3. Failure by creditor to disclose material facts shall discharge surety subsequently if it is impairing surety's eventual remedy. बहुत शुद्ध भाषा में लिखा है कि अगर क्रेडिटर यानी जिसे लोन दिया उसने कोई इंपॉर्टेंट जानकारी किसको नहीं दी? गारंटर को नहीं दी, जिससे गारंटर का नुकसान हुआ, इंपेयर मतलब नुकसान हुआ, तो फिर उस दिन से जो भी नया कांड होगा उसके लिए गारंटर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा, उस जिम्मेदार नहीं होगा। इन्होंने आंसर बहुत इजी बनाया है, मुझे ज्यादा इजी बना दिया। Where there is a change in the terms of the contract between principal debtor creditor without surety's approval, surety shall discharge in respect of all transactions taking place subsequent towards it. Surety liable नहीं होगा। सर हो गया आंसर, समझदार है हम लोग। फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। सर प्रॉमिस पूरा निभाया नहीं है। याद आ रहा है एग्जाम्पल, डांसर था, वीकली जाना डांस करने सिंग करने, अचानक जाना छोड़ देता जानबूझ के, तो क्या होगा? पहला, डज द होटल हैव अ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस, क्योंकि वो वॉइडेबल माना जाता है। इफ होटल सेंड्स आउट अ मेल टू राहुल दैट दे आर इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट एंड राहुल एक्सेप्ट्स इट, कैन ही कैंसिल लेटर ऑन? सर नहीं, एक बार उसे कंटिन्यू करने के लिए इम्प्लाइड एक्सप्रेस कंडीशंस दे दी, उसके बाद वो कैंसिल कर सकता नहीं है। क्या वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है? दोनों केसेस में आंसर इज यस, यस डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सर चौथा क्वेश्चन भी हो गया। ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सर बेलमेंट यानी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, पोजेशन ट्रांसफर करना है। एग्जांपल जो कार का दिया गया है उसमें गाड़ी की चाबी किसके पास है? ओनर के पास ही है। ट्रांसफर ऑफ पोजेशन नहीं हुआ है, सिंबॉलिकली गाड़ी की चाबी ओनर के पास ही है, इसीलिए इसे बेलमेंट माना नहीं जाएगा। मेरे नोट्स में भी ये सब चीजें मेंशन थी। सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज, याद करो मेरे नोट्स में ये भी मेंशन्ड है। कस्टम डिपार्टमेंट ने अगर आपके गुड्स जब्त कर लिए हैं तो पोजीशन किसके पास चला गया? आपके गुड्स का कस्टम डिपार्टमेंट के पास। जैसे आप पे करोगे कस्टम ड्यूटी, आपको वो गुड्स वापस मिल जाएंगे, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? बेलमेंट कहा जाएगा। पहला वाला नो, दूसरा वाला यस। अभी गयू सर। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेप्शंस फॉर कंसिडरेशन। एक्सेप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 का एलिमेंट जो हम कवर कर रहे हैं, अगर कोई एग्रीमेंट राइटिंग में है, रजिस्टर्ड है,
लव एंड अफेक्शन है और रिलेशनशिप है। अगर ये चारों चार चीजें मेंशन है तो भले ही प्रॉमिस में गिफ्ट हो लेकिन वो एनफोर्सेबल विदाउट कंसिडरेशन भी माना जाएगा। इस एग्जाम्पल के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ था, रजिस्टर होने से पहले बाप गुजर जाता है, तो इसलिए लॉ ने बोला ये एनफोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर हुआ नहीं है। सर आ गया सर, जबरदस्त, फटाफट आ गया। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है। सर अनड्यू इन्फ्लुएंस में डोमिनेशन ऑफ विल होता है और अनफेयर एडवांटेज होता है। इस क्वेश्चन के अंदर एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लालच दी उसको कुछ बेचने के लिए और कहा तुझे मैं क्या दूंगा, प्रमोशन दूंगा, लेकिन उसने प्रमोशन दिया या ना दिया, पर इस बात को उस बंदे ने, एम्प्लॉय ने केस कोर्ट में घसीट के लेके गया कि मेरे को ऐसा इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे कुछ बेचने के लिए मजबूर किया है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है। फ्री नहीं है क्योंकि अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों है? क्योंकि डोमिनेशन ऑफ विल है और फिर एडवांटेज है। अवड़ी गए सर। Who can perform in case of death of promiser? सर किसी की डेथ हो जाती है तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं है तो उसका एजेंट, उसका एलआर, उसका कोई प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, लेकिन और थर्ड पार्टी भी कर सकता है। हाँ, लेकिन सर अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो फिर जो टपका उसके बदले कोई और नहीं कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर रिप्रेजेंटेटिव कर पाएगा क्या? आंसर इज नो, आंसर इज नो, आंसर इज नो, क्योंकि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। शाबाश। So quasi contract is a contract which is similar to a contract. Or normally the concepts of free consent, consideration, compensation to contract are normally absent in case of quasi contract. It is implied by law. It is against a specific person, not against the whole world. It may be filed in on the same way as contract. It prevents unjust enrichment. And principles are equity, justice, and good consent. आपके notes का पहला question, define quasi contract with its features. क्वेश्चन कहता है, नौवां क्वेश्चन, इम्प्लाई कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड डिस्क्रिप्शन में कहता है कि बर्फी वाला एक बंदे ने बर्फी चखी और बर्फी चखने के बाद कहा ये वाला ही दे दीजिए। घर पे जाता है, बर्फी तो खराब थी, तो लॉ ने बोला कि बल्क शैल मैच विद सैंपल। बल्क को सैंपल से मैच होना चाहिए, आपको इंस्पेक्शन का मौका देना चाहिए, उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें था खराब थी, समझ में नहीं आई, तो कहता है ऐसे केसेस के अंदर आप कैंसिल कर सकते हो कि नहीं? हाँ, क्योंकि बल्क सैंपल से मैच नहीं हुआ। ये पूछता है कि अगर टेस्ट नहीं की होती तो फिर भी कैंसिल कर सकते थे क्योंकि डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं थी, क्योंकि आपने कहा था ऐसा मुझे बर्फी देना, वो होलसम भी तो होना चाहिए। तो हाँ साहब, वो भी लिख सकते थे, क्वेश्चन में लिखा है होलसम नहीं है, क्वेश्चन में लिखा है डिस्क्रिप्शन का कंडीशन मैच हो गया कि नहीं होगा। आप ये पढ़ सकते हो एक सेकेंड के लिए, आपको आइडिया आ जाएगा। सर अगर गुड्स को बेचा गया है, ट्रांसफर ओनरशिप ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस प्लस रिस्क ड्यू टू डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमने गुड्स को अप्रूवल के बेसिस पे आपके घर पे लेके आए थे, अभी तक आपने खरीदा नहीं था और घर पे आया अर्थक्वेक और वो गुड्स खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। लॉ कहता है कि अगर गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस पे गए हैं तो उसकी ओनरशिप बायर को कब जाएगी? जब वो अप्रूव करेगा तब, जो वो बेचेगा तब, या फिर उसने वापस नहीं किए रिजनेबल टाइम तक। तो यहाँ पे तो बेचा 2 दिन में बारिश आ गया या भूकंप आ गया, लायबल कौन होगा? तो लॉ कहता है विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर या बायर। अगर गुड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ओनर सेलर माना जाएगा और सेलर ही रिस्क को बेयर करेगा। आई रिपीट, अगर रीजनेबल टाइम समाप्त हो चुका होता, बायर ने अप्रूव कर दिया होता या बायर ने किसी और को बेच दिया होता तो रिस्क बायर का होता, नहीं तो सेलर का ही माना जाता। अगला प्रश्न आता है कि हम सेलर प्राइस को फिक्स नहीं कर पाए, गाड़ी खरीदा है, गाड़ी बेचा है, प्राइस डिटरमाइन करना भूल गए थे और फिर केस किया गया कि मुझे गाड़ी दीजिए, क्या गाड़ी देने के लिए वो जिम्मेदार है? लॉ कहता है वो जिम्मेदार है नहीं, क्योंकि अगर आप प्राइस फिक्स नहीं करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड बन जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सबसे बेसिक एसेंशियल है प्राइस होना चाहिए। तो लेकिन आंसर में तो क्या लिखा है? रीजनेबल प्राइस रिकवर कर लेना चाहिए था। पर ये गाड़ी है, गाड़ी, कुछ गुड्स यूज हो चुके होते, अप्रोप्रिएट हो चुके होते, तो हमें रीजनेबल प्राइस पे करना चाहिए था। मेरे हिसाब से आंसर रॉन्ग है, मैंने नीचे लिखा है एरर। लेकिन अगर सेम टू सेम भाषा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर तो आप क्या करोगे? ये लिखना जो इंस्टीट्यूट लिखती है, मैं क्या बड़ा आदमी, क्या आपको मैं बोलूँ सर जरूरत,
लॉ ने लिखा है रीजनेबल प्राइस पे कर दो, बात खल्लास। कॉन्सेप्चुअली रीजनेबल प्राइस नहीं आएगा क्योंकि गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। वन एंड शॉर्ट, अभी क्लियर? क्या आप लीन कर सकते हो या नहीं कर सकते? सब लीन 3 रीजन से कर सकते हैं, एक कैश सेल में, एक क्रेडिट सेल में जब क्रेडिट सेल का लिमिट एक्सपायर हो गया हो तो, और तीसरा यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर के केस में। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है जहां पे एक्सपायर नहीं हुआ है टर्म, 3 महीने का टर्म था, 10 ही दिन हुए हैं, तो आप कर सकते हो क्या? तो आप नहीं कर सकते, मतलब आप लीन नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायर नहीं हुआ है। नंबर 2, जब वो इंसॉल्वेंट हुआ तब, हाँ तब आप कर सकते हो, तब आप कर सकते हो। मुझे इसमें भी एक क्वेरी था, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम के लिए आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता। ये आपका ग्रीन वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे पहुंचेंगे। आगे जाता हूं मैं। राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, सर आपकी ड्यूटी है कि आप बिना रेम्यूनरेशन काम करो। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ क्योंकि आप प्रॉफिट में शेयर ले रहे हो, बराबर सर, प्रॉफिट में तो शेयर मिल रहा है। लेकिन सर अगर मेरे पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में लिखा है कि सबको मिलना चाहिए तो सबको मिलेगा, किसी को मिलना चाहिए किसी को नहीं तो उसको मिलेगा, और सर नहीं लिखा है तो, इम्प्लाइडली लिखा हो गया हो तो, सर इम्प्लाइडली कहाँ लिखा होता है? नसीब में। नहीं सर, इम्प्लाइडली हर एक पार्टनर ने बोला था कि जो काम करेगा उसको इतना इतना मिलेगा, तो मैंने ऐड हुआ हूं, बाकी सबको मिलता है तो मेरे को मिलना चाहिए क्या? आंसर इज यस, तुमको भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको मिलेगा इम्प्लाइडली, तो मेरे को भी मिलेगा इम्प्लाइडली। अरे क्लियर है? मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, इम्प्लाइडली भी पार्टनरशिप का रेम्यूनरेशन मिल सकता है, एक्सप्रेसली भी मिल सकता है, इम्प्लाइड भी मिल सकता है, एक्सप्रेसली भी मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन है को ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे 2 पार्टनर्स थे, नहीं 2 कोनर्स थे, हाँ। और 2 ओनर्स ने क्या किया, एक घर लिया और वो घर को भाड़े पे दे दिया, और वो भाड़े पे ये कंडीशन था कि बिजली का बिल आप नहीं भरोगे, हम भरेंगे, हम यानी ओनर भरेंगे। अब भाड़ुआ जो था, टेनेंट जो था, उसने बिल खुद भरा और फिर किससे मांगा? कोनर से मांगा। तो क्या आप कोनर, 2 कोनर है तो एक कोनर से बाकी वाले कोनर का कोई पैसा मांग सकते हो? यानी अगर बिजली का बिल 2000 हो, आप किसी एक से 2000 मांग सकते हो या बाकी दोनों से 1000 मांग सकते हो। सब पार्टनरशिप एक्ट में होता है तो किसी एक से 2000 मांग सकते थे, कोनरशिप में आप हर एक से अपना शेयर मांग सकते हो और कुछ नहीं मांग सकते। समझा क्या? आगे कहता है अगर लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फेलियर टू इश्यू पब्लिक नोटिस ऑन डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन के दिन अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं दे पाते हो तो जब तक डिसोल्यूशन के दिन, सॉरी डिसोल्यूशन हो चुका है पर पब्लिक नोटिस नहीं दी है, तो पब्लिक नोटिस देने तक हर एक पार्टनर के लिए हर एक पार्टनर लायबल रहेगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं हुई है। Even after dissolution of firm until public notice is given, as in given in the problem, all partners are liable, सब liable रहेंगे। इस एग्जाम्पल में y liable रहा था to z क्योंकि पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन होने का इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्या? पब्लिक नोटिस देना। अगला प्रश्न, ड्यूटी टू डिस्क्लोज प्रॉफिट एंड ड्यूटी नॉट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। जब पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो तो उस फर्म के साथ साथ कॉम्पिटिंग बिजनेस वैसा का वैसा करना, क्या आपको हक है करने का? सर हक तो नहीं है आपको करने का। क्या पर्सनल प्रॉफिट अर्न करने का हक है आपको? वो भी नहीं है। अगर आपने कॉम्पिटिंग बिजनेस किया या पर्सनल प्रॉफिट कमाया तो वो आपका नहीं है, वो पूरे फर्म का माना जाएगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। सर मेरे को डाउट है, तो उसने मुझे उसको पूछ के किया हो तो, इसको सभी पार्टनर्स को पूछ के किया हो तो तू कर सकता है, लेकिन सभी पार्टनर्स को पूछ के तू कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, प्रॉफिट पर्सनल तो कैसे अर्न कर सकता है? तो पार्टनर सब पागल है क्या? देखो पार्टनर प्रॉफिट करने देंगे? नहीं देंगे। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का थियरी क्वेश्चन पूछा है, तो ये कहता है अ पार्टनर मे ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स इन केस ऑफ दिस नो कंसेंट ऑब्टेन टुवर्ड्स इट, तो फिर वो डिसोल्यूशन का मोड बन जाता है। आगे लॉ क्या कहता है इसके बारे में?
आगे लॉ कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे कहता है ट्रांसफर ही जो होगा उसे पार्टिसिपेंट बिजनेस में मिलेगा नहीं, उसे कंडक्ट करने का पार्टनर का राइट मिलेगा नहीं, वो चुपचाप सिर्फ क्या कर सकता है, प्रॉफिट क्लेम करके चुपचाप सो जा। लेकिन जिस दिन कंपनी बंद होती है या फिर जिस दिन पार्टनर रिटायर होता है, तो उस दिन ये कंपनी के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट मांग सकता है, कैपिटल अकाउंट मांग, सब कुछ मांग सकता है। धंधे में पार्टिसिपेट कभी भी कर सकता नहीं है, धंधे में पार्टिसिपेट कभी भी कर सकता नहीं है। ये आ गया आपका एलएलपी और पार्टनरशिप का डिस्टिंक्शन। यहाँ पे हम शुरू करेंगे किससे, पार्टनरशिप के फीचर्स से। दैट इज बेसिकली नंबर 1 क्या लेंगे, इसके अंदर हम लोग बिजनेस विच एजेंसी, आपका पार्टनरशिप डील का पार्ट, एक्ट कौन सा रेफर करता है वो, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट का पार्ट। फिर यहाँ पे सेपरेट लीगल पर्सन आप होते हो या नहीं होते हो, मतलब कंपनी के पॉइंट्स को यूज करो, एलएलपी के साथ कॉमन सील होता है या नहीं होता है, और पार्टनरशिप के पॉइंट्स यूज कर सकते हो साथ में। रेगुलेटिंग एक्ट तो एलएलपी, वहाँ पे पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी में है, वहाँ पे नहीं है, सेपरेटिटी एलएलपी में है, वहाँ पे नहीं है, क्रिएशन अंडर एलएलपी अग्रीमेंट, वहाँ पे एज पर अग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स, रजिस्ट्रेशन एलएलपी का कंपलसरी है, वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी में है, पार्टनरशिप में नहीं है, लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप में अनलिमिटेड, नेम रिजर्व करना है, वहाँ पे पार्टनरशिप को ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, एजेंसी एलएलपी में नहीं है, पार्टनरशिप में, ठीक है। डेसिग्नेटेड पार्टनर्स यहाँ पे जरूरी है 2, वहाँ पे नहीं, कॉमन से यहाँ पे जरूरी, वहाँ पे नहीं है। अरे बहुत हो गया, बराबर बहुत हो गया, बहुत हो गया। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, गिल्फो मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न, मैंने तो इसका केस स्टडी आपको पूरा रील बना के दिया था। गिल्फो मोटर कंपनी का जो केस स्टडी पूछा गया है, हॉर्न करके एक एम्प्लॉय था, लाइव रील बना रहा हूँ, और एम्प्लॉय छोड़ने पे कंपनी उसे डिसाइड करती है कि तू हमारे कोई भी कस्टमर को एंटरटेन कभी भी नहीं कर पाएगा, पता मंजूर है। उसके बाद वो नया बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो उसी अपने पुराने कस्टमर्स को एंटरटेन करने के लिए वो कंपनी बनाता है, और जो काम वो खुद नहीं कर सकता वो कंपनी से करवाने की कोशिश करता है। वहाँ पे कंपनी कहते हैं कि गलत कर रहे हो आप जो काम कर सकते नहीं वो आपकी कंपनी भी नहीं कर सकती, बोलता है मैं और कंपनी अलग अलग इन आइज ऑफ लॉ। तब कोर्ट में क्या करता है, कॉर्पोरेट को लिफ्ट करता है, लिफ्ट करके क्या बोलता है कि अगर आपके कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का उद्देश्य क्या है, टू डू दैट एक्ट जो आप खुद नहीं कर सकते, तो हम कॉर्पोरेट को लिफ्ट करते हैं, कंपनी और मेंबर को एक मानते हैं, एंड फाइनली यहाँ पे आप कंपनी भी वो काम नहीं कर पाएगी जो आप खुद नहीं कर पाते हो। बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची के केस स्टडी के अंदर 36 करोड़ का मेमोरेंडम का अमाउंट, लोन का जो अप्रूव किया गया था वो 30 करोड़ था, और लोन ले रहे 36 करोड़ का। ये वर्ड अग्रीमेंट है, अबाउट द मेमोरेंडम है, अल्ट्रा वायर्स है, और यहाँ पे लायबिलिटी सिर्फ 30 तक की रहेगी, बाकी की नहीं रहेगी। इसमें रेमेडी भी पूछा गया, रेमेडी में हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप डायरेक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो अगर उन्होंने अथॉरिटी क्रॉस कर दी है इसलिए, और आप इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हो, अगर वो पैसे बैंक में पड़े तो इंजंक्शन फाइल करके वो पैसे को रोक सकते हो यूज करने से कंपनी के लिए, इंजंक्शन। फॉरेन कंपनी का मतलब क्या होता है, फॉरेन कंपनी यानी जिस कंपनी का बिजनेस इनकॉर्पोरेशन भारत देश के बाहर है, तो भारत देश में धंधा करने को आई है, जिसका उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या फिर एक्टिविटी इंडिया में है। नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम पहुंच चुके हैं, और ये लास्ट 2 क्वेश्चन के बाद हमारा सपना पूरा होगा। आपको लगता है 10 मिनट में हो गया, मैंने इसको बनाने के लिए लिए 4 घंटे, आपको लगता है सर क्या, ऐसा नहीं होता, वो कदर ही नहीं है मेरी। राइट ऑफ होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, सर अगर प्रॉमिसरी डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर के 3 पॉइंटर्स, उसको अमाउंट ड्यू है वो मिलेगा, उसे 18% ब्याज मिलेगा, प्लस उसे ऑल एक्सपेंसेस कॉस्ट ड्यू टू डिसऑनर, उसको जो भी खर्चे लगे डिसऑनर के वो भी मिलेंगे, 18% ब्याज, खर्चे और मुद्दल मनी प्रिंसिपल, ये तीनों का तीनों आप क्लेम कर सकते हो इन दैट केस। सर थैंक यू सो मच। प्रॉमिसरी नोट में किसी ने डाउट भी पूछा तभी मुझे थोड़ी देर पहले, प्रॉमिसरी नोट में अगर मेंशन प्लेस नहीं हुआ है तो क्या होगा, तब प्लेस मेंशन ना होने से बिल डिस्चार्ज नहीं हो जाता, मेकर लायबल रहेगा, फिर भी रहेगा इवन इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट। आप इतना लाइन पढ़ लो, आपको आइडिया आ जाएगा। और इतना पढ़ने के बाद हमारा आरटीपी समाप्त होता है 19 मिनट और 20 सेकेंड में, 30 सेकेंड में ये पार्ट समाप्त हुआ। मैं यहाँ पे प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग फॉर द एग्जाम, इट हैज टेकन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस अप। अगर आपको ये पसंद आता है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। दिस इज वनीक्षा एंड यू आर वाचिंग लॉ लर्निंग्स।